नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार कल थम जाएगा। इस चरण में सपा बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए 7वें चरण का चक्रव्यूह इस बार काफी पेचीदा होने वाला है। पिछले चुनाव में घोसी और गाजीपुर में हाथी सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में काफी सावधानियां बरती हैं, फिर भी बदले समीकरण में पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना आसान नहीं है। पिछला लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। बसपा ने 5 सीटों पर जबकि सपा ने 8 पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। गाजीपुर में 51.2% और घोसी में 50.3% वोट शेयर के साथ बसपा को जीत मिली थी, जबकि देवरिया में 32.57% और बांसगांव में 40.57% और सलीमपुर में 38.52% वोट शेयर के साथ हाथी दूसरे स्थान पर था। ये आंकड़े बताते हैं कि गठबंधन का बसपा को फायदा मिला था। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी इस बार सपा से चुनाव मैदान में हैं, जबकि घोसी के सांसद अतुल कुमार सिंह को बसपा सुप्रीमो पार्टी से भी बाहर कर चुकी है। चलिए राघवेंद्र का रुख करेंगे, सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, फिलहाल क्या समीकरण बैठ रहे हैं बसपा के, सपा के, और कल चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। फिलहाल इसके पहले किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी की? देखिए काजल जी, तीसरे अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, कल प्रचार थम जाएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रणनीति की, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे दिख रही है। हालांकि 2019 में सपा से गठबंधन था तो बहुजन समाज पार्टी ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी, और 1984 में जब इस पार्टी का गठन हुआ था उस समय से पार्टी लगातार वृद्धि करती चली गई। 3 बार मुख्यमंत्री मायावती, 1 बार सपा के सहयोग से, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाई थी और पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल राज किया था। लेकिन बदले समीकरण में इस बार बहुजन समाज पार्टी एकदम हाशिए पर खड़ी है। जिस तरह से इंडी गठबंधन, खासतौर से सपा और कांग्रेस ने संविधान का हवाला दिया है, तो दलित वोटों में भी बिखराव हो रहा है। अगर 2019 की बात करें तो घोसी सीट और गाजीपुर सीट बहुजन समाज पार्टी जीती थी। इसके अलावा लगभग जितने बाकी सीटें बची थी सब पे 30% से अधिक वोट पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में मामला बनता दिख नहीं रहा है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो बसपा को मात्र 13% वोट मिले हैं, और हालांकि बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर मुकाबले को आमने सामने का किए हैं, उसमें इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत कुछ कर नहीं पा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो दलित वोट बैंक में सेंध लगाई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके अलावा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, अंबेडकर साहब के सपने को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर है वह अंबेडकर को अपना आदर्श मानता और बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलता रहा। यही वजह रही कि मायावती को वह एक मुश्त वोट भी देता रहा है। लेकिन इस बार मामला बनता दिख नहीं रहा मायावती का। मायावती बहुत कोशिश उन्होंने किया कि मुकाबले को त्रिकोणीय किया जाए, अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारा, लेकिन उन्होंने कुछ विवादित बयान ऐसे दे दिए कि उन्हें कोऑर्डिनेटर पद से और संगठन के पद से भी हटा दिया गया। वह कहीं चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। मायावती अकेली अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, वह एक दिन में 1 से 2 रैली कर पाती है मुश्किल, बहुत जिलों का दौरा भी नहीं कर पाई हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने वोट बैंक को बचाए रखना। चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब आने वाले दिनों में बसपा अपनी साख कैसे बचाती है, यह सबसे बड़ा सवाल बसपा खेमे में तैर रहा है। उसके तमाम बड़े नेता, 4 से 5 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। तमाम संगठन के पदाधिकारियों मायावती ने खुद बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में बसपा अकेली पड़ गई है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और सपा उठा रहे हैं। ज्यादातर समाजवादी पार्टी दलित वोटों में सेंध लगा रही है। इसी नाते तमाम सीटों पर गैर यादव, ओबीसी
किसी को प्रत्याशी बनाकर इस समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी वर्ग में जो दलित है, अल्पसंख्यक है, उसमें सेंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। चूंकि मुफ्त राशन, खाद्यान्न योजना जो चल रही थी, शौचालय योजना, मुफ्त आवास योजना, इसके अलावा उज्ज्वला सिलेंडर योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, यह दलितों में अधिक संख्या में बांटे गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश है किसी तरह से इस बार मायावती का जो वोट है उसको अपने पाले में किया जाए, यही कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सामने चुनौती है कि अपनी वोट बैंक को बचाए रखना। सीटों पे हार जीत अलग बात है, लेकिन अगर 13% वोट लगभग विधानसभा के चुनाव में पिछले पाई थी, अगर उस वोट प्रतिशत से भी नीचे बसपा जाती है तो तय मानिए कि आने वाले चुनाव में बसपा के लिए राह बहुत कठिन होने वाली है। बिल्कुल राघवेंद्र, अभी मैं जो आंकड़े पेश कर रही थी कुछ ही देर पहले, स्क्रीन पर भी आपने देखे थे, तो वो कहीं ना कहीं उस आंकड़े वो ये बताते हैं कि गठबंधन का बसपा को फायदा मिला था उस टाइम पे। इस बार क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है बसपा के लिए 7वें चरण का रन, और ऐसे में क्या हाथी सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, अगर 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। बसपा 10 सीट जीती थी, समाजवादी 5 सीट जीती थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गठबंधन का फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ था। हालांकि गठबंधन चुनाव परिणाम आने के 3 दिन बाद ही मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी का वोट उनके पक्ष में नहीं गया था। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं 10 सीट जीतना, समाजवादी पार्टी का 5 सीट जीतना, तो कहीं न कहीं सपा का वोट ट्रांसफर हुआ था, जबकि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को बहुत नहीं ट्रांसफर हो पाया था। और सबसे बड़ी चुनौती बसपा के सामने है। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती रही है, क्षेत्रीय दल मजबूत क्षेत्रीय दल रही है। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच लगातार मुकाबला उत्तर प्रदेश में होता रहा है। 90 के दशक के बाद से भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार बना पाई है, उसके अलावा सपा बसपा ही बारी बारी से सरकार बनाते रहे हैं। ऐसे में बसपा का हाशिए पे जाना कहीं न कहीं एक क्षेत्रीय दल के समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। और मायावती लगातार यही कोशिश कर रही हैं कि जो उनका दलित वोट बैंक है, 21% 1% दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसको बचाने की लगातार कवायद कर रही हैं। साथ में कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट भी उनके पक्ष में आए। 80 में से उन्होंने 14 से 15 सीटों पर अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि जो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बसपा है। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन ने कहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, उसका असर भी फील्ड में दिख रहा है। और जितने भी सीटें हैं, चाहे 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं या 1 चरण का जो चुनाव बाकी है, उसमें मुकाबला आमने सामने का इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। बसपा कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बना पाने में कामयाब हुई है। जैसे घोसी एक लोकसभा सीट है, वहां पे बसपा त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। गाजीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है। सोनभद्र में भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बसपा का वोट बैंक था कहीं न कहीं बिखर रहा है। उसी के बूते अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी सरकार जा रही है। चूंकि उनको लगता है कि यार दलित ओबीसी अगर मिल जाए तो कहीं न कहीं वोट परसेंटेज 70% के ऊपर चला जाता है। और भरोसा इन लोगों को इसी वोट बैंक पे है। अब देखना होगा कि मतदाता क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना जरूर है, चुनाव परिणाम चाहे जो हो, बसपा के लिए अपनी साख बचाना सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में दिख रही है। और बिल्कुल राघवन, कुल मिलाकर बसपा के लिए तो चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है, चाहे वोट परसेंटेज की बात करें, चाहे जातीय समीकरण की बात करें। इस बार के प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी के लिए भी हमने देखा कि कल अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे थे और इसके साथ ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की थी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो लगातार यहां पर उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण बैठ रहा है वो तो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों कितनी ज्यादा कड़े मुकाबले की इस वक्त नजर आ रही है। और कल चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। ऐसे में दोनों ही पार्टी की तैयारी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है? देखिए, जब 2 चुनाव पिछले लोकसभा के हुए 14 और 19, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले दूसरी पार्टी खड़ी होती नजर नहीं दिख रही थी, जिसका फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में 73 सीटें जीती, उसके बाद में 2019 में गठबंधन के भरोसे उन्होंने 64 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। जिस तरह से का माहौल बना है, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर, जिस तरह से युवाओं में, महिलाओं में एक बात कांग्रेस और समाजवादी पहुंचाने में कामयाब रही है, मुकाबला कांटे का है। अब रही बात गाजीपुर की, चूंकि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनको माफिया कहा जाता था। उनके निधन के बाद अफजाल अंसारी उनके भाई प्रत्याशी हैं
और पूर्वांचल में मुस्लिम समुदाय में मुख्तार अंसारी की मजबूत पैठ रही है और अफजाल अंसारी जानते हैं कि इस बार का मुकाबला कांटे का होना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय को गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जो सफाया हुआ उत्तर प्रदेश में उसकी दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो जाति गठबंधन बना है इस बार उत्तर प्रदेश में, विकास का मुद्दा पीछे छूट गया है, जाति गठबंधन मजबूत हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। यही वजह रही है कि बलिया में उनको नारद राय को तोड़ना पड़ा। नारद राय समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे जो भूमिहार बिरादरी के आते थे। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी को राजभर वोट पाने के लिए ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना पड़ा, निषाद पार्टी से गठबंधन करना पड़ा है। तो इस बार मुकाबला विकास बनाम दूसरा मुद्दा नहीं है, इस बार केवल जाति गोलबंदी का मुद्दा बन गया है, जिसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़े मुकाबले से जूझना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा नहीं था कि इस तरह का मुकाबला होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का जब नारा दिया था तो उनको लगा था कि राम मंदिर का मुद्दा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 सीटें जीत लेंगे, एक तरफा मुकाबला होगा। बिल्कुल मुकाबला यूं कह सकते हैं राघवेंद्र, कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में। चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लेकिन आखिर जो दिग्गज अपनी दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, इसके साथ ही हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए 7वें चरण का रन कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो दिग्गज हमने देखा कि लगातार अपनी मेहनत करते हुए नजर आए, इसका परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।